ओम साथियों, हम यूरोप महाद्वीप की बात कर रहे थे और हम अभी तक ऑस्ट्रिया, हंगरी और चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया तक आ गए थे और हमने आगे बात की थी, हम बात कर रहे थे यूगोस्लाविया की। हमने पिछले लेक्चर में स्पष्ट किया था कि हम आगे यूगोस्लाविया पढ़ेंगे, एक ऐसा देश पढ़ेंगे जो 1918 के बाद मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनता है और 1991 तक आते आते वह टूटना शुरू हो जाता है। हमने जोसेफ ब्रोज टीटो के विषय में भी पढ़ा था, एक ऐसा शासक जिसके रहते तो देश बना रहा किंतु उनके गुजरने के बाद देश पत्तों की तरह बिखर गया। ऐसा क्या हुआ, क्या ड्रॉबैक्स थे? शायद जोसेफ ब्रोज टीटो ने कोई अपने बात का अल्टरनेट नेता तैयार नहीं किया था। हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि तू ही सर्वोपरि है, लेकिन वह महान नेताओं में गिने जाते हैं। लेकिन उनके गुजरने के बाद जब इस तरीके से युगोस्लाविया टूटता है तो प्रश्न उठता है कि क्या उन्होंने अपने रहते कोई ऐसा नेता तैयार नहीं किया कि जो युगोस्लाविया को जोड़ के रख सकता था। युगोस्लाविया को टूटने के पीछे ये भी कारण थे कि युगोस्लाविया जिन देशों से मिलकर बना था वहां पर अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग रहा करते थे और वही एक कारण बना और आगे चलकर एक राजनीतिक प्रोपोगेंडा भी तैयार किया गया राजनीतिज्ञों द्वारा। जैसे अभी हम बात करेंगे, सबसे पहले स्लोवेनिया देश अलग होता है, क्रोएशिया उसी समय अपनी देश की आजादी घोषित कर देता है, लेकिन एक संघर्ष किसको करना पड़ता है। आइए आइए हम बात करते हैं युगोस्लाविया की। अब युगोस्लाविया से सबसे पहले स्लोवेनिया और क्रोएशिया जैसा देश अलग होते हैं। स्लोवेनिया और क्रोएशिया का अलग होने का मुख्य कारण यह होता है कि स्लोवेनिया और क्रोएशिया इस पूरे ही देश जो युगोस्लाविया था उसमें सबसे ज्यादा इनकम करने वाले देश जो थे वो स्लोवेनिया और क्रोएशिया थे और स्लोवेनिया तो नंबर 1 पर था। और इसके अलावा जो युगोस्लाविया देश को हैंडल किया जाता था वो सर्बिया देश से बैठकर एक तरीके से हैंडल किया जाता था पूरे युगोस्लाविया को। कुछ नियम थे कि चाहे कमाई यहां की हो सब में बटेगी। कुछ ऐसे देश थे ये जो बेहद गरीब थे, लेकिन स्लोवेनिया कमाता था, बटता सब में था। तो स्लोवेनियंस जो थे उन्होंने इस चीज की आपत्ति जताई और कहा कि जब कमाते हम हैं तो उसका एक बड़ा पार्ट हमारे ऊपर लगना चाहिए, ना कि बाकी लोगों के। क्योंकि टीटो तो 1980 में गुजर चुके थे, अब उन्हें एक अवसर मिल गया अपने आप को आजाद घोषित करने का। क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये देश बना था तो वहां पर ये टर्म्स और कंडीशंस थी कि इससे इन जो ये जुड़ के बने थे इनको ये अनुमति थी कि अलग भी हो सकते हैं। तो स्लोवेनिया मात्र और मात्र 10 दिन की लड़ाई में अपने आप को आजाद कर लेता है और बहुत कम नुकसान इसको झेलना पड़ता है, क्योंकि हैंडल कहां से हो रहा था, सर्बिया से हो रहा था, कोई डायरेक्ट टच स्लोवेनिया से था नहीं। इसलिए यहाँ की आर्मी को वहां तक भेजने में कष्ट भी होता था, समस्या भी होती थी। जब तक पहुंचते थे स्लोवेनियंस उनको हैंडल कर लिया करते थे, उनके रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया, उनकी चीजों को नष्ट कर दिया गया, जिस कारण से सर्बिया ने सोचा कि क्रोएशिया और स्लोवेनिया दोनों ने अपने आप को आजाद घोषित करने की सोच ली है, तो हमें स्लोवेनिया को नहीं क्रोएशिया और बाकी जगह भी आजादी की बात उठने लगी थी, इन लोगों को कंट्रोल किया जाए। तो इस वजह से स्लोवेनिया तो आजाद हो जाता है मात्र 10 दिन की लड़ाई में। अब स्लोवेनिया के लिए एक चीज और है, स्लोवेनिया जो देश है उसके लिए एक सबसे प्रसिद्ध है कि इसका 50% एरिया जंगल से घिरा हुआ है। और यहां पर एक बहुत बड़ी चीज है कि ये वेस्ट जो होता है, कूड़ा कचरा जो होता है, उसको ये एक तरीके से फालतू की चीज नहीं समझते हैं, ये एक तरीके से उसको गोल्ड समझते हैं अपना, ये सोने जैसी चीज है। जी हाँ, कूड़े कचरे को। और यहां पर ये तक है कि यदि आप कूड़े कचरे को अलग अलग नहीं गिरेंगे, मतलब गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग, खाने पीने का कूड़ा अलग, रिसाइकल जो नहीं हो सकता वो कूड़ा अलग, प्लास्टिक पन्नियां वो कूड़ा अलग, आपको फाइन लगेगा अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे।
हर कूड़े की अलग अलग गाड़ियां यहां पर आती हैं। इन लोगों को स्कूल से ही ये सिखाया जाता है कि ये कूड़ा नहीं है, आप जितना मिक्स करके दोगे आपको बिल उतना अधिक देना होगा। जी बिल्कुल, यदि आप कूड़े को ज्यादा मिक्स करके देंगे, गंदे तरीके से देंगे, आपको बिल उतना ही अधिक देना होगा। इसलिए यहां पर ये लोग बड़ी जिम्मेवारी के साथ करते हैं। और आज की तारीख में इन लोगों ने अपने देश में वेस्ट मैनेजमेंट का एक उदाहरण बना हुआ है। कौन से देश की बात कर रहे हैं हम? स्लोवेनिया देश की बात कर रहे हैं। स्लोवेनिया देश को ग्रीन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन कंट्री सिर्फ इसी वजह से, ये यहां पर अगर यहां पर ये भी नियम है, यहां पर कैंपेन्स होते हैं अवेयरनेस के लिए, स्कूलों में पढ़ाया जाता है, विभिन्न तरीकों से समझाया जाता है और फाइन तक भी लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ के लोग इस चीज की जिम्मेवारी को उठाते हैं और उस कचरे को, ताकि वह फिर से रिसाइकल हो सके और वह यूजेबल हो, ये धरती के अंदर बहुत कम कूड़ा दाबते हैं। कौन से देश की बात कर रहे हैं हम? स्लोवेनिया देश की बात कर रहे हैं। अब हम आगे बात करेंगे क्रोएशिया। देखिए क्रोएशिया में क्या है, क्रोएशिया में मैक्सिमम लोग क्रोएट्स रहते हैं और सर्बियंस रहते हैं। कौन? सर्बियंस। जब ये यूगोस्लाविया बना तो यहाँ के लोग इधर आकर रहने लगे और इधर के लोग उधर जाकर रहने लगे। ये कुछ लोगों का आवागमन वहां पर हो गया, लेकिन समय बदलते परसेंटेज भी बढ़ी और परसेंटेज इस तरीके से बढ़ी कि क्रोएट्स ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया और यह कह दिया कि यह क्रोएट्स का देश है, यहाँ बाकी जाति समुदाय के लोग नहीं रहेंगे। जो कल तक साथ में मिलकर रह रहे थे वे एक दूसरे को नफरत की निगाह से देखने लगे, वे एक दूसरे को मारने काटने लगे। कहा यह जाता है यूगोस्लाविया टूटने में तकरीबन 2 लाख लोग मारे गए। जी हाँ, और वो इसी तरीके से, और तकरीबन 40 लाख लोगों ने पलायन किया, मतलब अपने घरों को छोड़ के जाना पड़ा उन लोगों को। कौन से देश की बात कर रहे हैं हम? यूगोस्लाविया देश की बात कर रहे हैं, जिसमें से स्लोवेनिया अलग हुआ, क्रोएट्स अलग हुआ। यह सन 95 तक इसको चला और कहीं ना कहीं बड़ी समस्याओं का सामना करने के बाद यह देश आजाद होता है। कौन सा देश? हम क्रोएट्स की बात कर रहे हैं, क्रोएशिया देश की। यहां पर एक कारण यह भी था कि यहां पर 2 तरीके के ईसाई रहते थे, कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स। कैथोलिक जो थे वो पोप को मानते हैं, जो वेटिकन सिटी इटली में है, और ऑर्थोडॉक्स जो हैं वो सर्बियंस भी ऑर्थोडॉक्स हुआ करते हैं। रसिया में आप जाओगे वहां पर भी ऑर्थोडॉक्स होते हैं। एक तरीके से अपने अपने चर्च को महत्व देते हैं। इन दोनों की अलग अलग कहानियां हैं कुछ, लेकिन सम्मान करते हैं ऐसा नहीं है। लेकिन इनमें आपसी, यूगोस्लाविया में देखेंगे तो आपसी लड़ाई है। सर्बिया देश को सपोर्ट कर रहा था कौन? रसिया, सोवियत संघ। और इन देशों को कौन सपोर्ट कर रहा था इंटरनली? जब ये यूगोस्लाविया था, मैं तब की बात कर रहा हूं। इधर से फंडिंग यूएसएसआर से, इधर से फंडिंग फ्रांस और स्पेन जैसे ब्रिटेन जैसे देशों से। क्यों? ये कैथोलिक थे, ये ऑर्थोडॉक्स थे। सर्बियंस को सपोर्ट उधर से, तो देश भी अच्छे से चल रहा था, दो तरफ से फंडिंग आ रही थी। लेकिन सन 91 में सोवियत संघ भी टूट जाता है और जैसे ही सोवियत संघ टूटता है यूगोस्लाविया भी बिखर जाता है। जिसमें सबसे मुख्य वजह क्या थी कि सर्बियंस यहां पर मेजोरिटी के साथ थे, हर देश में पहुंच गए थे लगभग, और सर्बियंस अपने आप का अधिकार जमाने का प्रयास करते थे कि यह सर्बियंस की प्रॉपर्टी है, सर्बियंस की जमीन है। तो वही कारण हुआ कि यहां मारकाट हुई। कौन कौन से देश अलग कर दिए हमने? स्लोवेनिया और क्रोएशिया। उसके बाद आ जाते हैं बोस्निया एंड हर्जेगोविना में। इस देश में क्या होता है, इस देश में कैथोलिक भी रहते हैं, मतलब सर्बियंस भी रहते हैं, क्रोएट्स भी रहते हैं और बोस्नियंस मुस्लिम भी रहते हैं। जी हाँ, अब यहां पर इस्लाम के लोग भी यहां पर रहते हैं। और यहां पर तो ये कहा जाता है सन 95 में नरसंहार हुआ और यूएनओ ने यह माना
कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर कोई नरसंहार बड़ा हुआ है तो वो बोस्निया एंड हर्गोविनिया में हुआ है। जी हां, कौन से देश की बात कर रहे हैं हम? बोस्निया एंड हर्गोविनिया की बात कर रहे हैं। बोस्निया एंड हर्गोविनिया में एक चीज और पॉपुलर है, इसको यह कहा जाता है कि 3 राष्ट्रपति वाला देश वर्तमान में। कितने राष्ट्रपति? 3 राष्ट्रपति। अब एक कंक्लूजन निकलता है कि आप लड़ेंगे नहीं तो क्या करा जाए? उसका विकल्प क्या राजनीति था? लड़ाई सिर्फ अपनी पहचान की नहीं थी, लड़ाई जमीन की भी थी वहां पर। अब होता क्या है, यहां पर पहचान के आधार पर 3 राष्ट्रपति घोषित कर देते हैं और यह कहा जाता है कि एक बोस्नियन मुस्लिम राष्ट्रपति बनेगा, एक क्रोएट्स का व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा और एक सर्बिया का राष्ट्रपति बनेगा। कौन से देश की बात कर रहे हैं हम? बोस्निया एंड हर्गोविनिया की बात कर रहे हैं। ये कौन से देश से अलग हुए? ये यूगोस्लाविया से अलग होते हैं। आइए इसके बाद बात करते हैं, एक हम क्रोएशिया को हम पढ़ रहे थे अभी, तो आपने अभी नाम सुना होगा जोसेफ ब्रोज टिटो। उनका जन्म क्रोएशिया देश में ही हुआ था। कौन से देश में हुआ था? क्रोएशिया में। निकोलस टेस्ला का आपने नाम सुना होगा। जी हां, एक नाम आपने सुना होगा निकोलस टेस्ला का, जिन्होंने अल्टरनेट करंट जैसी सिस्टम को डेवलप किया और एक ऐसा वैज्ञानिक जो भविष्य को देख सकता था। कह ये देते हैं, जब 20वीं सदी शुरू होती है लगभग 1926 के आसपास, उन्होंने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि लोग एक जगह से बैठ के दूसरे देशों तक में भी एक दूसरे को किसी मीडियम के थ्रू एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकेंगे। जी हां, ये निकोलस टेस्ला हुआ करते थे वैज्ञानिक। ये कहां जन्मे थे? ये क्रोएशिया में जन्मे थे। खैर उसके बाद जाति से वो सर्बियंस थे, रहते कहां थे? क्रोएशिया में। और उन्होंने नागरिकता कहां की ली? अमेरिका की। तो उनको सर्बिया अमेरिकन साइंटिस्ट भी कहा जाता है। निकोलस टेस्ला की हम बात कर रहे हैं। तो अभी हमने स्लोवेनिया को अलग किया, क्रोएशिया हमने पढ़ लिया, बोस्निया एंड हर्गोविनिया हमने पढ़ लिया। इसके बाद बाकी अभी और जो देश हैं वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में।